ठाणे से उठी ये खबर सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं है, ये कहानी है सियासत, पहचान और ताकत के बदलते समीकरणों की। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की युवा नेता सहर शेख की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक हिजाब पहने युवा चेहरा जो अब सिर्फ पार्षद नहीं बल्कि सियासी चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस जीत के साथ वायरल हुए दो वीडियो, एक सहर शेख का और दूसरा उनके पिता यूनुस शेख का, और इन वीडियोज ने ठाणे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। मंच से यूनुस शेख की चेतावनी, शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड पर सीधा हमला और बेटी के भविष्य को लेकर दिया गया संदेश, सब कुछ अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती है। ये जीत उस वक्त आई है जब पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे की शिवसेना ने ठाणे में कब्जा जमाया है और एमयूए में हार के बाद आत्ममंथन की आवाज़ें उठने लगी है। ऐसे में तो सवाल ये है, क्या सहर शेख की जीत सिर्फ एक पार्षद की जीत है या फिर ये महाराष्ट्र की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? ऐसे में दर्शकों, इसी पूरे राजनीतिक तूफान की परतें खोलेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दे कि ठाणे से उठी एक जीत की कहानी आज सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने महाराष्ट्र की सियासत, पहचान की राजनीति और विपक्ष की रणनीति तीनों को एक साथ सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की युवा प्रत्याशी सहर शेख की जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक सियासी संदेश बनकर उभरी है। दर्शकों, बता दें कि सहर शेख एक हिजाब पहने युवा चेहरा जिसने न सिर्फ अपने विरोधियों को हराया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि पहचान किसी सरनेम या राजनीतिक गॉडफादर की मोहताज नहीं होती। जीत के बाद सहर का बयान तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने मंच से कहा है कि जिन्हें लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, आपने उनके घमंड की धज्जियां उड़ा दी। हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के नहीं। दर्शकों, इन शब्दों में आत्मविश्वास भी था और सियासत की सीधी चुनौती भी। ऐसे में दर्शकों, इस जीत की गूंज सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, उनके पिता यूनुस शेख का मन से दिया गया भाषण भी आग की तरह फैला। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड को सीधे चेतावनी देते हुए यूनुस शेख ने कहा, अभी एक वार्निंग देता हूँ, फ्यूचर में कभी किसी लड़की के मुस्तकबिल के साथ मत खेलना, नहीं तो हमारी आवाम एक होकर कैसे विकेट गिराती है ये आपने देख लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक भावनात्मक लाइन भी जोड़ी, बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। ऐसे में दर्शकों, ठाणे की सियासत जानने वाले बताते हैं कि यूनुस शेख और जितेंद्र आव्हाड के बीच पुरानी अनबन किसी से छुपी नहीं है। चुनाव से पहले यूनुस शेख ने शरद पवार गुट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एआईएमआईएम से तालमेल हुआ और नतीजा वार्ड नंबर 30 में जीत का झंडा। सहर शेख की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर पहले से ही एक चर्चित चेहरा है। इंस्टाग्राम पर उनके 3,40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, यानी ज़मीन की राजनीति के साथ साथ डिजिटल जनाधार भी उनकी ताकत बना। ऐसे में दर्शकों, अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठाणे महानगर पालिका की कुल 122 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी, जिसे 28 सीटें मिली। अजित पवार की एनसीपी को 9 सीटें, शरद पवार गुट को 12 सीटें और उद्धव ठाकरे गुट सिर्फ 1 सीट पर सिमट गया। ऐसे में एआईएमआईएम यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सहर शेख इसकी सबसे बड़ी चर्चित चेहरा बनी। ऐसे में दर्शकों, राज्य स्तर पर देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कुल 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें बीजेपी ने जीत ली। शिवसेना को 399 और एनसीपी को 167 सीटें मिली। तो वही दर्शकों, महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, 324 सीटें। तो वही शिवसेना यूबीटी को 155, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 36 और एमएनएस को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ऐसे में दर्शकों, इन नतीजों के बाद विपक्ष में आत्ममंथन की आवाज़ तेज हो गई है। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि एमयूए को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। बूथ लेवल पर गहन आत्मनिरीक्षण जरूरी है। उन्होंने 1992 का हवाला देते हुए ये भी याद दिलाया कि इतिहास गवाह है,
नगर निकाय चुनाव में अक्सर सत्तारूढ़ दल का पलड़ा भारी रहता है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े ताज बीएमसी की, तो वहाँ भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटें, शिंदे की शिवसेना ने 29, तो वही उद्धव ठाकरे गुट ने 65 सीटें जीती है। राज ठाकरे की एमएनएस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीतकर एमएनएस से ज्यादा ताकत दिखाई। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर शहर शेख की जीत एक वार्ड की कहानी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की बदलती सियासी जमीन का आईना है, जहां पहचान, सोशल मीडिया, संगठन और रणनीति चारों मिलकर नया सियासी अध्याय लिख रहे हैं। ऐसे में ठाणे से हुई यह गूंज अब मुंबई, बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में दूर तक सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि उस नजरिए का है जिससे इन नतीजों को देखा जा रहा है। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम के बेहतर प्रदर्शन के बाद सियासी गलियारों में धर्म आधारित राजनीति की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि ओवैसी का साफ कहना है कि किसी भी चुनावी जीत को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना राजनीतिक हकीकत को नज़रअंदाज करने जैसा है। उनका तर्क सीधा है, अगर एआईएमआईएम की जीत पर धर्म की मुहर लगाने की कोशिश की जा रही है, तो यही पैमाना बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए। ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी की सफलता जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम और मतदाताओं से सीधे जुड़ाव का नतीजा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं कि एआईएमआईएम की पकड़ अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में जीत, गैर मुस्लिम उम्मीदवारों का चुना जाना और शहरी इलाकों में मिला समर्थन, ये सब संकेत है बदलती सियासी तस्वीर के। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम अब एक सीमित खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक उभरती ताकत बन चुकी है? इसी सवाल के जवाब तलाशेंगे दर्शकों हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में नगर निगम चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। क्या चुनावी जीत को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जा सकता है? इसी सवाल के बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में उस सोच को खारिज कर दिया है जो उसकी पार्टी के प्रदर्शन को केवल धार्मिक गणित में समेटने की कोशिश कर रही है। बता दें कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में एआईएमआईएम की मौजूदगी और बढ़त ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ओवैसी का कहना है कि ये नतीजे किसी एक पहचान का परिणाम नहीं, बल्कि सालों की जमीनी मेहनत, संगठनात्मक विस्तार और स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम का नतीजा है। उनका तर्क सीधा है, अगर जीत को सिर्फ धर्म से जोड़ा जाएगा तो यही पैमाना बीजेपी की जीत पर भी लागू होना चाहिए। दर्शकों, ऐसे में ओवैसी ने कहा है कि मतदाता किसी पार्टी को वोट क्यों देता है, यह फैसला एक ही वजह से तय नहीं होता। सड़क, पानी, रोजगार, स्थानीय नेतृत्व और जमीन पर दिखने वाले काम, ये सारे फैक्टर मिलकर वोटिंग बिहेवियर तय करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों तक सीमित नहीं रहे, पार्टी ने मिश्रित आबादी वाली सीटों पर भी जीत दर्ज की और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जनता ने चुना। ओवैसी के मुताबिक यही तथ्य उस आरोपों को कमजोर करता है कि एआईएमआईएम केवल एक समुदाय की राजनीति करती है। दर्शकों, ऐसे में इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं, तो इस पर ओवैसी ने गेंद साफ तौर पर दूसरी पार्टियों के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा है कि मतदाता स्वतंत्र है और अगर किसी पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए। यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता से क्यों कट रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख ने साफ किया है कि दूसरी पार्टियों के नुकसान का विश्लेषण करना उनका काम नहीं है। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव के नतीजे एआईएमआईएम के लिए सिर्फ जीत का आंकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। शहरी इलाकों में मिले समर्थन ने पार्टी नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ाया। ओवैसी का मानना है कि ये नतीजे यह साबित करते हैं कि एआईएमआईएम अब सीमित भूमिका में सिमटने वाली पार्टी नहीं रही।
बल्कि बड़े राजनीतिक मंच पर अपनी जगह बनाने की क्षमता रखती है। तो वही दर्शकों, करीबी हारों से मिली सीख भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। ओवैसी ने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। छत्रपति संभाजी नगर में जलील महज 1100 वोटों से हार गए, जबकि नासिर सिद्दीकी भी बेहद करीबी मुकाबले में पीछे रह गए। लेकिन पार्टी ने इन हारों को कमजोर नहीं बल्कि सीख के तौर पर लिया। तो वही दर्शकों, शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा सीट इसका उदाहरण है। विधानसभा चुनाव में यह करीब 11,000 वोटों का अंतर था, लेकिन मौजूदा नगर निगम चुनाव के आंकड़े देखें तो AIMIM को इसी इलाके से लगभग 20,000 वोटों की बढ़त मिली। यह बदलाव बताता है कि पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई है और मतदाताओं के साथ संवाद का असर दिखने लगा है। दर्शकों, जानकारी दे कि दूल्हे की सियासत में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। ओवैसी के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब पार्टी के उम्मीदवार दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दूल्हे नगर निगम में AIMIM के 12 पार्षद चुने गए हैं। यह नतीजा इस बात का संकेत है कि संगठन का काम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर असर दिखा रहा है और लोगों का भरोसा लौट रहा है। हालांकि दर्शकों, ओवैसी ये भी साफ करते हैं कि जीत के बाद आत्मसंतोष का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का उदाहरण देते हुए कहा, शतक लगाने के बाद भी अगली पारी शून्य से शुरू होती है। AIMIM के लिए भी यही रास्ता है। पार्टी अब जिला परिषद चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है और नगर निकाय चुनाव से मिली रफ्तार को आगे ले जाने की रणनीति बना रही है। ऐसे में दर्शकों, आगे की राह साफ है। संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और स्थानीय मुद्दों के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाना। ओवैसी का मानना है कि यही रणनीति AIMIM को महाराष्ट्र की राजनीति में और मजबूत भूमिका निभाने की दिशा में ले जाएगी। दर्शकों, नगर निगम चुनाव के ये नतीजे सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक मिजाज का संकेत है। सवाल अब यही है, क्या महाराष्ट्र की सियासत में AIMIM की यह बढ़त आने वाले विधानसभा और जिला स्तर के चुनाव में भी इसी तरह का असर दिखाएगी? जवाब फिलहाल जमीन पर हो रहा काम और मतदाताओं के अगले फैसले के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सियासी पारा चरम पर है। चुनाव से पहले आरोपों की आंधी चल पड़ी है और इस बार निशाने पर है दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना। सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि चुप्पी का है। बीजेपी का दावा है कि 6 जनवरी के बाद से आतिशी अचानक सार्वजनिक मंचों से गायब है। न विधानसभा में मौजूदगी, न मीडिया के सामने बयान। बीजेपी इसे महज सहयोग नहीं बल्कि स्वीकार युक्ति बता रही है। आरोप है कि सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़े बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर आतिशी को जनता से दूर रखा। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है, अगर बयान गलत नहीं था तो डर किस बात का? दर्शकों, इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली की घटना पर FIR पंजाब में दर्ज हुई। जांच भी वही, रिपोर्ट भी वही और वो भी एक ही दिन में। बीजेपी इसे सच्चाई दबाने की कोशिश बता रही है और सीधे अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक सवाल खड़े कर रही है। तो वही आम आदमी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन चुनावी मौसम में जब धर्म, बयान और चुप्पी तीनों एक साथ सामने हो तो सियासी तूफान तय माना जाता है। ऐसे में तो क्या यह मुद्दा दिल्ली चुनाव की दिशा तय करेगा? क्या आतिशी मारलेना सामने आकर जवाब देंगी या फिर यह चुप्पी और सवालों को और बड़ा बना देगी? यही है आज की सबसे बड़ी सियासी बहस। दर्शकों, जानकारी दे कि दिल्ली की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच आरोप पलटवार और धर्म से जुड़े संवेदनशील मुद्दों ने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और इस बार केंद्र में है दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना। जानकारी दे कि बीजेपी का आरोप है कि 6 जनवरी के बाद से आतिशी मारलेना अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब है। न विधानसभा में मौजूदगी, न मीडिया से बातचीत और न ही किसी सार्वजनिक मंच पर उपस्थिति। बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक चुप्पी नहीं बल्कि एक गंभीर स्वीकारोक्ति बता रही है।
ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के महामंत्री और सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के साथ पत्रकार सम्मेलन कर आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर सीधे सीधे सवाल दागे। चांदोलिया ने कहा है कि अगर आतिशी मारलेना ने सिख गुरु साहिबान के सम्मान से जुड़ा कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया तो फिर 6 जनवरी की शाम के बाद उन्हें जनता और मीडिया से दूर क्यों रखा गया। दर्शकों, बीजेपी सांसद का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पहले यह दावा करती रही कि आतिशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन फिर अचानक पार्टी के ही विधायकों ने विधानसभा में जांच की मांग से दूरी बना ली। चांदोलिया ने कहा है कि 7 जनवरी को आप विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से कपिल मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो की जांच की मांग की थी, लेकिन कुछ ही घंटों में पार्टी नेतृत्व अपने रुख से पलट गया। ऐसे में दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि जब कथित बयान दिल्ली विधानसभा में दिया गया तो एफआईआर पंजाब में क्यों दर्ज कराई गई। चांदोलिया ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करार देते हुए कहा है कि एक ही दिन में एफआईआर, जांच और क्लीन चिट देना सवालों को और गहरा करता है। बीजेपी का दावा है कि इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी सिर्फ आतिशी पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोपों को और धार देते हुए कहा है कि आतिशी मारलेना का अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब होना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास है। कपूर ने कहा है कि 6 जनवरी को विधानसभा में दिए गए भाषण ने सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और इसके बाद आतिशी का चुप रहना उनके अपराध बोध को दर्शाता है। तो वही दर्शकों, बीजेपी इस मामले को एक व्यक्ति तक सीमित न रखते हुए आम आदमी पार्टी की कथित धार्मिक विवादों की श्रृंखला से जोड़ दिया है। प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि आपके नेता बार बार अलग अलग धर्मों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान देते रहे हैं। उन्होंने 23 दिसंबर को दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के सेंटा क्लॉथ को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया, जिस पर ईसाई समुदाय ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में भी न तो माफ़ी मांगी गई और न ही कोई कार्रवाई हुई। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही अक्टूबर 2022 का मामला उठाया गया जब तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था। बीजेपी का कहना है कि उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रुख अपनाने के बजाय मामले को संभालने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मार्च 2021 में पंजाब में कुरान अपमान के कथित मामले को भी याद दिलाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होने के बावजूद पार्टी ने ईमानदार कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम आरोपों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी या आतिशी मारलेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चुनावी मौसम में धार्मिक मुद्दों को हवा देकर असली सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है और यह पूरा विवाद राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे यह मुद्दा और तेज होगा। बीजेपी इसे एक बड़े चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा रही है। सवाल अब सिर्फ आतिशी मारलेना के बयान का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की छवि, उसके नेतृत्व और उसकी राजनीतिक रणनीति का बनता जा रहा है। क्या आतिशी सामने आकर जवाब देंगी? क्या आप इस विवाद को थाम पाएगी या फिर यह मुद्दा दिल्ली की चुनावी राजनीति में एक नया सियासी तूफान बनकर उभरेगा? दिल्ली की सियासत में फिलहाल शोर तेज है, आरोपों की धार तेज है और जवाबों का इंतजार और भी ज्यादा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।